साडा वेबिनार भी स्टार्ट हो गया। हाँ जी बेटा, हेलो। इंटररिलेटेड data and functions or operations to modify and retrieve that data. ठीक है, stored in the form of database. Is it okay beta? Stored in the form of yes database. That's your definition of DBMS. ठीक है, और एक लाइन और लिख देते हैं, DBMS aims at efficient and effective access to the database by the user. ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन है DBMS का। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। टाइप्स ऑफ डेटाबेस बेटा इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। DBMS हो सकता है सिंगल यूजर DBMS हो सकता है जिसमें एक टाइम पर एक ही यूजर काम कर सकता है। मल्टी यूजर हो सकता है जिसमें बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पर लगातार कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं DBMS पर। उसके बाद बेटा साइट लोकेशन के अगर हिसाब से करें तो सेंट्रलाइज्ड DBMS हो सकता है। सेंट्रलाइज्ड DBMS का मतलब है कि जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसी सिस्टम पर डेटाबेस है और वहीं आप काम कर रहे हो, उसको एक्सेस कर रहे हो। मतलब मैं अगर लैपटॉप पे यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ लैपटॉप की मेमोरी में ही डेटाबेस है और लैपटॉप पे ही मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। दूसरा होता है बेटा क्लाइंट सर्वर DBMS, मतलब एक सिस्टम है जिसको हम क्लाइंट कहेंगे, एक हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हम सर्वर कहेंगे। तो सर्वर पे बेटा आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है और उसको आप दूसरे किसी सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हो, ऑब्वियसली थ्रू नेटवर्किंग, तो उसको बेटा बोलते हैं क्लाइंट सर्वर DBMS। मतलब डेटाबेस कहीं पड़ा है, एक्सेस आप कहीं से कर रहे हो। इज दैट ओके? यस। फिर बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS का मतलब है कि आपका DBMS दो या दो से ज्यादा जगहों पर, लोकेशंस पर पड़ा हुआ है, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स पर पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और आप उसको किसी भी एक सिस्टम से अलग अलग लोकेशन पर पड़े, अलग अलग सिस्टम पर पड़े अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। और फिर आपका आता है बेटा पैरेलल DBMS, जिसमें आप अलग अलग लोकेशन पर पड़े आपके DBMS को पैरेलली एक्सेस कर रहे हो और मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, दैट्स कॉल्ड पैरेलल DBMS। इज दैट ओके बेटा? छह जो हमने ये टाइप्स किए हैं और डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ यूजर्स एंड साइट लोकेशन। पैरेलल वाली बताना फिर। पैरेलल में बेटा अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही होगा, अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है कि आपके जो यूजर होंगे वो बहुत सारे होंगे और वो अलग अलग लोकेशन पे पड़े होंगे और वो एक्सेस कर सकते हैं आपके DBMS। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेड और इसको मैं थोड़ा सा आपको ना एलेबोरेट करके बताता हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, पहला तो आपका है सेंट्रलाइज्ड, मतलब ये सिस्टम है मेरा, यहीं पर ही डेटाबेस है बेटा और यहीं उसको मैं यूज कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज्ड, कोई नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है। दूसरा है बेटा क्लाइंट सर्वर, सर्वर पर पड़ा है बेटा आपका डेटाबेस,
यहाँ पर आपका डेटाबेस पड़ा है, और क्लाइंट यहाँ पर आप एक्सेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्सेस करता होना चाहिए, या नेटवर्किंग होनी चाहिए, तभी एक्सेस कर सकते हैं ना बेटा हम दूसरी जगह के दूसरे सिस्टम को। तो ये होता है बेटा क्लाइंट सर्वर। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें आपके अलग अलग लोकेशन पर, यहाँ पर भी आपका डीबी पड़ा हुआ है, यहाँ भी आपका डेटाबेस का कोई पार्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आपका डेटाबेस का कोई पार्ट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप कहीं भी, लेट्स से मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम कर रहा हूँ, यहाँ भी काम कर रहा हूँ, जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने अगर लोकल भी एक्सेस कर सकता हूँ, अगर मैंने इस पार्ट को एक्सेस करना है तो मैं लोकली कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली मेरे को रिमोटली करना पड़ेगा, मतलब ये वाले सिस्टम से इस सिस्टम को कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ का डेटाबेस भी एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब डेटाबेस आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ है, और आप लोकली भी और रिमोटली भी एक्सेस कर रहे हो अलग अलग डेटाबेस। ये क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? Yes. और पहला डेटाबेस में क्या होगा, आपका डीबीएमएस सर्वर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में, 2-3 पार्ट में, ठीक है, या हो सकता है एक ही पार्ट पड़ा हो, जैसे आपका ये सर्वर होता है, और इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, हो सकता है 100 क्लाइंट भी हों, ये सारे इनको किसी भी टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल डेटाबेस, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लाइंट सर्वर का मिक्सचर है। गेटिंग इट बेटा? कि आपके डेटाबेस अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली पैरेलली। इज इट ओके? Yes. ओके, आगे मूव करते हैं बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ यूज, तो एक होता है बेटा आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस या प्रोडक्शन डेटाबेस, जिसको आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए लगाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज का डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टैली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है तो अपने बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कोई इसने सेल की है, परचेज की है, उसकी एंट्रीज डालने के लिए वो यूज करता है। तो ऐसे डीबीएमएस को बेटा बोलते हैं ट्रांजैक्शनल डीबीएमएस। समझ में आया बेटा? जिसमें आप अपने हिसाब से डेटा, अपने अपने वर्क फंक्शन के हिसाब से डेटा डालते हो और आपको वो डेटा सेव हो जाता है, कभी भी आप उसको यूज कर सकते हो। गेटिंग इट? गेटिंग इट बेटा? ट्रांजैक्शनल डीबीएमएस। ओके। और Yes. डिसीजन सपोर्ट डीबीएमएस में क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट डीबीएमएस में ना पहले से बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है आपका। अब वो डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि उसमें ना मैंने डाला हुआ है कि मेरा ये बिजनेस था, मैंने इस साल में मैंने ये डिसीजंस लिए थे, मैंने ये काम किया था, और मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुआ या ऐसे ऐसे लॉस हुआ। मैंने सारा ये डेटा अपनी जितनी भी मेरा बिजनेस चल रहा था उसमें जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन्स की वो सारा डाला हुआ है। अब इस डीबीएमएस में मैं पूछता हूँ उससे, आई आस्क अ क्वेश्चन कि मैंने किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और ये काम के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो डिसीजन सपोर्ट डीबीएमएस मेरे पिछले सारे एक्सपीरियंस को एनालाइज करेगा, और मेरी जो मैंने इनपुट दी है उसको कि क्या ये ठीक होगा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना इस कंपनी में इस काम के लिए, तो वो मेरे को एक रिजल्ट देगा, एक डिसीजन देगा दैट यस यू कैन गो अहेड विद योर इन्वेस्टमेंट, या वो कहेगा नो यू शुड नॉट डू दिस इन्वेस्टमेंट। तो डिसीजन सपोर्ट डीबीएमएस में डाटा पहले का पड़ा हुआ है, और फिर आप एक क्वेरी करते हो कि क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उस हिसाब से डिसीजन सपोर्ट डीबीएमएस आपको एक रिजल्ट देता है। गॉट दिस बेटा? Yes, sir. ओके। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल
आप व्हाट्सएप यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो, आपके डेटा को वो यूज कर रहे हैं व्हेन एवर यू आर टाइपिंग इन चैटिंग, और जो आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते हो। इवन आपने देखा भी होगा कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, उस हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है, आती है ना, तो आपके डेटा को यूज कर रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, और उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे हम कुछ काम करते हैं। एनालिसिस करके ना उसके बेसिस पे हम कुछ काम करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको एनालाइज करके हम अपने कस्टमर को बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं। जैसे गूगल है, आपने जैसे टाइप किया आपके रीजन के हिसाब से या आपकी प्रीवियस ब्राउजिंग हिस्ट्री के हिसाब से वो आपको वो साइट्स ज्यादा शो करना शुरू कर देता है जो आपने प्रीवियसली एक्सेस की है, उसको ऊपर आती है वो आपके रिजल्ट में। तो ये सारा काम बेटा डेटा वेयर हाउस टाइप का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो करता है। गॉट इट बेटा? डेटा वेयर हाउस क्या होता है? यस वेयर Yes, हाउस sir. एक बड़ी सी जगह जहाँ बहुत सारा डेटा, बहुत यस सारी सर सामान पड़ा होता है। वेयर हाउस उसको ही बोलते हैं ना, पुराना सामान पड़ा होता है, तो वही पुराना डेटा पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। उसको हम देख के खंगाल कर पूरा अपना देखते हैं कि क्या चीज हमारे लिए, एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, उसको हम पिक करते हैं और उस हिसाब से अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने यूजर्स के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। सर वो आपने क्वेश्चन बता देते इम्पोर्टेंट। यस सर हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेटा। आप एक तो अभी अभी आप जैसे आपने जो जो पढ़ा है, पहले तो आपने जितने भी टर्मिनोलॉजी है, डाटा फील्ड रिकॉर्ड, ये आपको आनी चाहिए। डीबीएमएस की डेफिनेशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आनी चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके। उसके बाद बेटा रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, क्वेरी कैसे करते हैं हम डेटा को, जैसे सेलेक्ट वाला हमने कल किया था। ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स होते हैं, वीक एंटिटी होती है, एंटिटी होती है, रिलेशनशिप होते हैं, वो सारे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? यस सर। और कैसे आपने यस ईआर सर डायग्राम बनाना है, और कैसे ईआर डायग्राम से आपका रिलेशनल मॉडल बनता है। उसके अलावा बेटा आपके कंस्ट्रेंट्स और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वो भी आपने करने हैं। तो अगर मैं पूरा पूरा बोल लूँ तो आपने चैप्टर 7 का पार्ट 2 सारा करना है, आपको पीडीएफ दी होंगी मैडम ने। चैप्टर 7 का पार्ट 2 आपने सारा करना है बेटा, और चैप्टर 7 का पार्ट 1 जितना हम ये कर चुके हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तक, अभी इतनी ही होंगी हमारे से। ठीक है, तो एडवांटेजेस देखे हैं बेटा? यस। ओके, रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसीज, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि डुप्लीकेट डाटा नहीं आता है, तो ऑब्वियसली डाटा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा डाटा स्टोर होगा। मान लो एक बच्चे के दो दो तीन तीन रिकॉर्ड नहीं होंगे, एक बच्चे का एक ही रिकॉर्ड होगा, बार बार हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि डाटा रिडंडेंट नहीं होगा। दूसरा है बेटा एलिमिनेशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी, जैसे वो बैंकिंग वाली एग्जांपल हमने की थी, 50,000 से 45,000 रह गया था शीतल का, और 50,000 से 55,000 हो गया था अमरदीप का। लेट अस सपोज बेटा एक जीरो का ही बहुत फर्क पड़ जाता है, या हैंड राइटिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है कई बार, कि 45,000 को 4 कई ऐसे डालते हैं जो 9 की तरह कईयों को लगता है, तो वो कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना हो जाए राइटिंग में या फाइल डालने में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा डेटाबेस है। हमने बस ये लिखा कि 5,000 रुपये इस अकाउंट से इस अकाउंट में डालने हैं हमने, बाकी अगर सारा काम डीबीएमएस पीछे अपने एंड पे संभालना है, तो इनकंसिस्टेंसीज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, इंटेग्रिटी कैन बी इन्फोर्स्ड, इंटेग्रिटी आपको पता है बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं हम, डाटा टाइप यूज करते हैं हम, साइज यूज करते हैं, तो हमारा जो डेटा आ सकता है डेटाबेस में वो लिमिटेड है। वो एक हम क्या करते हैं, हमारा डेटा लिमिटेड वैल्यूज ही ले सकता है, तो इस तरीके से हमारी इंटेग्रिटी इन्फोर्स रहती है। इज दैट ओके बेटा? ये इंटेग्रिटी Yes, आपने sir. पढ़ी, ऑलरेडी पढ़ी हुई है सारी। उसके बाद बेटा डाटा कैन बी शेयर्ड। अब देखो सेम डाटा अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने फाइल पर डाटा लगाया है
और फाइल रजिस्टर पे सपोज मैंने डेटा बनाया है, तो आज एक यूजर अगर रजिस्टर को यूज कर रहा है और मान लो 3 और बंदों ने वही रजिस्टर यूज कर रहा है, तो एट अ टाइम बेटा एक बंदा ही यूज कर पाएगा रजिस्टर को, है ना। लेकिन डेटाबेस को में फैसिलिटी है कि एट अ टाइम डेटा को जितने मर्जी यूजर्स, जितने आप अलाउ करो उतने यूजर्स बेटा यूज कर सकते हो। डाटा कैन बी शेयर्ड बाय एनी नंबर ऑफ यूजर्स। इज दैट ओके? यस सर। रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस बेटा, अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, आपके पास परमिशंस नहीं है, तो आप अपना डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ ऑथेंटिक यूजर जो होंगे वही डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। इज दैट ओके? ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने कर चुके हुए हैं इसको डिस्कस। यस सर। उसके बाद बेटा स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड। स्टैंडर्ड्स कैसे हो सकते हैं बेटा इन्फोर्स? अब इसमें आप बेसिकली कोई भी व्यू, आपने व्यूज पढ़े थे ना अभी, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो Yes, sir. आप कभी भी अपनी हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हो। आप कभी भी अपनी हार्ड ड्राइव हटा के वहां पर स्टैटिक ड्राइव डाल सकते हो, ऑप्टिकल डिस्क डाल सकते हो किसी भी टाइम पर। उसके बाद स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करने की अगर बात करें तो हम अपने कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। हम अगर कोई यूजर ठीक से काम नहीं कर रहा है या डेटाबेस को मिस यूज कर रहा है, हम उसकी परमिशन रिवोक कर सकते हैं कि आपको परमिशन नहीं है करने के लिए। इस तरीके से हम अपने अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं कि जिससे हमारा काम, हमारा वर्क और प्रोग्रेस करे। उसके बाद बेटा प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी। डाटा को मैंने बोला ये किसी भी टाइम पर आप बैकअप ले सकते हो डेटाबेस। उसके बाद बेटा डेटा मॉडल कैन बी डेवलप्ड। तो आपने देखा ही होगा, ईआर डायग्राम भी देखा है, रिलेशनल मॉडल भी देखा है, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो आप उनको डेवलप कर सकते हो, उनके बेसिस पर आप डेटाबेस बना सकते हो। बहुत सारे अवेलेबल है मॉडल्स। उसके बाद बेटा कॉन्करेंसी कंट्रोल। अब देखो, 2 यूजर अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हो सकता है ना डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाए। मान लो यस सर। अगर मैं लेट्स से 50,000 वाली एग्जांपल लेते हैं, 5,000 रुपए निकल के वहां जा रहे हैं। लेट्स सपोज उसी टाइम पर मैं शीतल के अकाउंट में लेट्स से 5,000 रुपीज एंटर कर रहा हूँ। तो जब मैंने 5,000 रुपए उसके अकाउंट में डाले तो उसका नेट बैलेंस 50,000 होना चाहिए, है ना। ओवरऑल ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन ऐसे चलनी चाहिए ना कि शीतल के अकाउंट में जो 45,000 था, मेरे अकाउंट से 5,000 जाके वापस 50,000 हो जाना चाहिए। तो 2 ट्रांजेक्शन लगातार एक साथ चल रही हैं अब। तो इसमें हो सकता है कि जब मैंने 5,000 रुपए डाले तब बैलेंस उसने 50,000 उठा लिया, तो शीतल के अकाउंट में 55,000 रुपए हो गए, है ना। गलत होगा ना वो। तो यस इस सर। तरीके से बेटा कि 2 ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे में इनकंसिस्टेंसी ना डाल पाए, उसके लिए बेटा कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोसेस लगा होता है। ट्रांजेक्शन्स की तरह ये एग्जीक्यूट होता है कि पहले एक ट्रांजेक्शन होगी फिर दूसरी ट्रांजेक्शन चलेगी। इज दैट ओके? और डेटा इंडिपेंडेंस बेटा आपको पता ही है कि एक्सटर्नल व्यू फिजिकल से और फिजिकल व्यू लॉजिकल से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट भी बेटा काफी कम होती है डेवलप करने की। आपके पास एक सिस्टम चाहिए और थोड़ी सी मेमोरी चाहिए। डिसएडवांटेज है बेटा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। आप रजिस्टर को आप डाल रहे हो डेटाबेस बनाने में, तो बहुत सारे आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। आपको स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ेंगे, डेवलपर हायर करने पड़ेंगे, उसमें आपकी कॉस्ट जा सकती है। कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो बंदे कंप्यूटर्स नहीं जानते हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। साइज बेटा बहुत बढ़ सकता है, आपको बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस चाहिए होगी, और डीबीएमएस की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए। यहाँ तक बेटा आपका सिलेबस आएगा पेपर में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। पार्ट 2 कहाँ से शुरू होगा? पार्ट 2 बेटा, एक सेकेंड, पार्ट 2 आपका यहाँ से शुरू होता है बेटा।